हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलो, लास्ट वीडियो तक हमने ये देख लिया कि व्हाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर नॉट एक्सप्लेन बाय द वेव फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, चलो तो अब इस चैप्टर की सेकेंड वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी थियरी देखो। ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है, इस वाले चैप्टर के अंदर थोड़ी कम थियरी बट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थियरी है। समझ में आ रहा हो? कुछ डिफरेंट ही आप पढ़ रहे हो तो हर एक चीज आपके लिए आईएमपी है। कैलकुलेशन करने के लिए भी, एग्जाम के लिए थियरी भी आईएमपी है। ओके, तो वैसी एक थियरी है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यानी कि अब आइंस्टाइन अपनी कुछ डिफरेंट तरीके से यही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलो हम वो देखते हैं। तो पहले रिलैक्स रहो, एकदम पेशेंसली और पूरा अटेंशन यहाँ पे रख के पढ़ो, ध्यान से सीखो क्या समझाया जा रहा है। चलो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो तो हमें मालूम है ना। जब रेडिएशन यानी कि लाइट हमारी रेडिएशन की एक फॉर्म है। तो जब लाइट किसी एक प्लेट पे एनर्जी लाइट इंपैक्ट करती है तो उस वजह से इलेक्ट्रॉन एमिट होके बाहर आते हैं। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से इस तरीके से करंट फ्लो होगा। हमें ये पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आइंस्टाइन एक्सप्लेन कर रहे थे तब उन्होंने क्या बताया कि यहाँ से जो उसे एनर्जी मिल रही है ना, वो एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है। हम क्या जानते थे, वो लाइट गिरती रहती है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहेंगे, एनर्जी मिलती रहेगी तब तक। जैसे लाइट स्विच ऑफ कर दो, एनर्जी नहीं मिलेगी। हमें वो सारी चीजें पता है। तो आइंस्टाइन ने ये बताया कि यहाँ से जो लाइट इंपैक्ट करी है ना, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं मिल रही। वो एनर्जी जो मिल रही है वो कुछ कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि एक साथ नहीं मिल रही, अलग मिल रही है। और वो एनर्जी, ध्यान से देखना, मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ये म्यू मैंने क्या लिखा, यहाँ से जो लाइट आ रही है ना उसकी फ्रीक्वेंसी। तो आइंस्टाइन ये कहते हैं कि यहाँ से जो लाइट मिल रही है ना, उसके अंदर हर एक इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, हर एक इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली एनर्जी मिलती रहेगी ऐसा नहीं है। सिर्फ मिनिमम एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी की वैल्यू है, या फिर एनर्जी की पहले बात करें, उस एनर्जी को उसने बताया रेडिएशन एनर्जी क्वांटम लिखिए। चलो, देखो मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या बता रहा था कि आइंस्टाइन ने ये बताया कि कंटिन्यू एनर्जी नहीं मिलती रहती और इमिशन होता रहेगा। आइंस्टाइन ये कहते हैं कि एक ही बार में सारी एनर्जी मिल जाती है। वो एनर्जी की वैल्यू वो एक क्वांटम जितनी एनर्जी होती है। वो क्वांटम क्या है, तो रेडिएशन एनर्जी क्वांटम, उसे कहते हैं रेडिएशन एनर्जी क्वांटम। उतनी एनर्जी इसे इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी और वो एमिट होके बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एनर्जी मिलती रहेगी, एनर्जी फुल हो जाएगी, बाहर निकलेगा, मिलती रहेगी, एनर्जी फुल हो जाएगी, बाहर निकलेगा। एक ही बार में एनर्जी मिल जाएगी। और वो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, उस वैल्यू की उस एनर्जी का नेम क्या होगा पहले तो रेडिएशन एनर्जी क्वांटम। उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी इक्वेशन इस तरीके से hν। यानी कि अगर यहां से जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी म्यू जितनी है, तो यहां से जो इसके अंदर फ्रीली मूवेबल इलेक्ट्रॉन होंगे, उससे एक साथ में hν जितनी एनर्जी मिल जाएगी। उससे ना ही ज्यादा मिलेगी, उससे ना ही कम मिलेगी, एक साथ में hν जितनी एनर्जी मिल जाएगी। वो एनर्जी क्या है, रेडिएशन एनर्जी क्वांटम है, उतनी एनर्जी उसे मिल जाएगी। और अगर वो एनर्जी, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर वो एनर्जी प्लेट मटेरियल के वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई, अगर यहां से जो मैं फ्रीक्वेंसी म्यू अप्लाई कर रहा हूं सोर्स की, उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी है, वो एनर्जी है रेडिएशन एनर्जी क्वांटम में। यानी कि आइंस्टाइन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहती है और फिर एमिशन होता है, इस तरीके का नहीं। एक ही बार में सोर्स में जो लाइट जा रही है ना, एक ही बार में वो पूरी एनर्जी अपनी दे देता है। वो एनर्जी कितनी होगी, उस एनर्जी की मिनिमम वैल्यू को हम एनर्जी क्वांटम कहते हैं। ये क्वांटम वर्ड आगे भी आ चुका है ना हमारा, याद करो कहाँ पे आ गया है, क्वांटम है, क्वांटम वर्ड। आपने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटम देखा था, इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटम, ये वाली इक्वेशन Q = N। मैंने नहीं पढ़ा है आपको, बट ये तो आपने पढ़ा ही होगा, Q = N। तो वहां पे हम क्वांटम को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, चार्ज की मिनिमम वैल्यू
यानी कि ई जितनी। अब कितना भी ज्यादा चार्ज हो वो ई के नंबर में ही होगा, तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को क्वांटम कहते हैं। समझ में आ रहा है चार्ज का? तो उसी तरीके से रेडिएशन एनर्जी, यहाँ से जो रेडिएशन एनर्जी आ रही है, लाइट एक तरीके की रेडिएशन है, मैंने बताया अभी। तो यहाँ से जो रेडिएशन एनर्जी आ रही है उसके क्वांटम जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। समझ में आ गया ना? मिनिमम से मिनिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। ओके, तो वो क्वांटम की वैल्यू कितनी है? एच म्यू जितनी। वो एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को मिल गई, अगर वो वाली एनर्जी एच म्यू जितनी एनर्जी अगर प्लेट के वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं हो पाएगा। क्लियर हो गया? अब तो क्लियर हो गया ना? चलो, तो अब बात करते हैं एच। एच क्या है? एच सबको पता है ना, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट है और म्यू तो फ्रीक्वेंसी है, उसे लिखने की जरूरत नहीं। एच की वैल्यू कितनी है किसी को में रिमेम्बर है? एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। आपने ये वाली एच की वैल्यू 11th में सेकंड सेमेस्टर जो थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है ना उसके अंदर कहीं पे देखी होगी, बट अभी अगर रिमेम्बर नहीं है तो अब से याद रख लेना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकंड। चलो, तो अभी तक हमें क्या पता चल गया कि आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अनुसार कि यहाँ से जो लाइट मिल रही है ना, वो लाइट एनर्जी तो प्रोवाइड कर रही है बट कंटिन्यूस नहीं है, एक साथ में प्रोवाइड करेगी। कितनी एनर्जी? एच म्यू जितनी। तो ये एनर्जी है एच म्यू जितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी। अगर वो एनर्जी मेरे वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो एमिट करके बाहर निकल आएगा। क्लियर हो रहा है? तो अब आइंस्टाइन, हमारा जो हेडिंग है आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन, मैं इक्वेशन लिखने वाला हूँ और उस इक्वेशन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा पार्ट किस वजह से आया। तो ध्यान से देखना। तो आइंस्टाइन ने जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है ना, उसकी एक इक्वेशन बताई। वो इक्वेशन इस तरीके से, उसकी एनर्जी, एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो मैक्सिमम ही होती है, मैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे मैक्सिमम ही होती है। अगर इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी, ध्यान से सुना मेरा वर्ड, पूरा टेंशन यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो गई तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ही होगा। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसे बाहर निकलने के बाद जो उसके पास एनर्जी होगी ना, वो पहले तो काइनेमेटिक फॉर्म में ही होगी, क्योंकि वो मोशन करके यहाँ पे जाएगी और करंट फ्लो करवाएगी। तो वो एनर्जी का फॉर्म तो काइनेमेटिक ही होगा, बट वो एनर्जी सिर्फ काइनेमेटिक एनर्जी नहीं होगी, वो मैक्सिमम काइनेमेटिक एनर्जी ही होगी। इसलिए इक्वेशन में सबसे पहला जो टर्म है वो के मैक्सिमम है। एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई जीरो। इस तरीके की इक्वेशन है। चलो, अब हम एक एक करके हर एक कंपोनेंट कैसा आया, क्यों आया, एक एक चीज हम देखने वाले। तो अच्छे से देख लेना। देखो, इतना लिखने में आपको 1 मिनट भी नहीं जाएगा, बट एक्सप्लेन करने में टाइम जाएगा, तो पूरा अटेंशन यहाँ पे रखो। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि व्हाई द एनर्जी गेन बाय दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज मैक्सिमम। अगर हमेशा मैक्सिमम नहीं होता तो फिर के लिखते, सिर्फ के मैक्सिमम ही क्यों लिखा? तो उसके पीछे का रीजन क्या है पता है? वो रीजन ये है कि यहाँ से जो सप्लाई होने वाली एनर्जी है ना, वो मैक्सिमम ही मिल रही है। यहाँ से अगर पकड़ के चलो, इसकी फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली टोटल एनर्जी कितनी है? एच म्यू। क्या ये मिलने वाली एच म्यू एनर्जी में कोई चेंजेस हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज? नहीं हो सकता है। उसके लिए तो मुझे फ्रीक्वेंसी चेंज करनी होगी। इफ आई चेंज द फ्रीक्वेंसी देन एच म्यू की वैल्यू चेंज होगी, बट वो तो सेकंड केस हो जाएगा ना। अभी जो हम केस देख रहे हैं उस केस में उससे मिलने वाली फ्रीक्वेंसी म्यू है, उस वजह से इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी एच म्यू है। वो एच म्यू से ना ही ज्यादा हो सकती है ना ही कम हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी मैक्सिमम ही मिल रही है, अब उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर मिलने वाली एनर्जी मैक्सिमम है तो उसके बाद एमिट होने वाली एनर्जी उससे ज्यादा एनर्जी ही नहीं मिल रही, तो वो जितनी भी एनर्जी बाहर लेके निकलेगा वो मैक्सिमम ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन उसके बाद ऐसा भी निकलेगा जिसके पास इससे भी ज्यादा एनर्जी होगी या फिर इससे भी कम एनर्जी होगी। इस थियरी के अकॉर्डिंग यहाँ से जो जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट होकर निकलेंगे सबके पास मैक्सिमम एनर्जी ही होगी, के मैक्सिमम। क्लियर हो रहा है आपको? के मैक्सिमम ही होगा। नाउ ये तो क्लियर हो गया कि के मैक्सिमम होगा। अगर नहीं क्लियर हो रहा है, एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो यहाँ से कोई मशीन जा रही है, वो आपको हर बार एक 100 रुपीज की नोट दे रही है। आपने 100 रुपीज की नोट ले ली, फिर दूसरा कोई आया, उसने भी 100 रुपीज की नोट ही, क्योंकि मशीन उसके अंदर से सिर्फ 100 रुपीज की नोट ही दे सकती है।
ध्यान से सुनना, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर एक मशीन से 100 रुपीज की नोट ही निकल सकती है, तो आप ये कह सकते हो कि मुझे सिर्फ 100 रुपीज मिले, या फिर एक और वर्ड ऐड कर सकते हो, मुझे मैक्सिमम रुपीज मिले। वाई? क्योंकि अंदर से सिर्फ 100 की नोट ही निकल सकती है। अब 100 से ज्यादा निकलेगा ही नहीं, तो या तो 100 मिला या फिर वो मैक्सिमम भी है। उसी तरीके से अगर इंसिडेंट में एच से ज्यादा एनर्जी ही नहीं मिलेगी, तो भले जितने भी मिल रहे वो मैक्सिमम ही है, तो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन को भी मैक्सिमम ही एनर्जी मिलेगी, भले ही वो थोड़ी कम है। अगर मैं दूसरी बार ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करूंगा, अगर म्यू इंक्रीज कर दूंगा, तो मिलने वाली एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो दूसरी बार जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा वो और भी ज्यादा एनर्जी से इंक्रीज होगा। बट वो सेकंड केस है। इस वाले केस के लिए तो म्यू जितनी फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा वो खुद मैक्सिमम एनर्जी ही लेके निकलेगा, जितनी मिल रही है उतनी ही लेके निकलेगा, बट वो मैक्सिमम ही है, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाली। क्लियर हो रहा है? मशीन में से सिर्फ 100 की नोट ही निकल रहे, तो हर एक को 100 रुपीज ही मिलेंगे, बट वो मैक्सिमम ही है, किसी को 100 से ज्यादा नहीं मिलने वाले। क्लियर हो गया ना के मैक्सिमम क्यों है? अब बात करते हैं एच म्यू की। चलो, तो इस राइट साइड पे इक्वेशन देखो, एच म्यू माइनस 50 लिखा है। अगर सोचो इंसिडेंट में मिलने वाली एनर्जी एच म्यू है और एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी के मैक्सिमम, मिलने वाली एनर्जी एच म्यू, एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी के मैक्सिमम, तो इक्वेशन इतनी होनी चाहिए ना, के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू। जैसे हमने आगे एक इक्वेशन देखी, याद है ये इक्वेशन, के मैक्सिमम इज इक्वल टू ev0। इसके पोटेंशियल को माइनस में इंक्रीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ, यहाँ से एमिट होने वाला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ना जा पाए, उतना रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, तब तक की पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो हमने ये इक्वेशन देखी है, के मैक्सिमम इज इक्वल टू ev0। उसी तरीके से अगर इंसिडेंट में लाइट एच म्यू जितनी मिल रही है, तो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी के मैक्सिमम है, तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू होना चाहिए। वाई वी माइनस 50 एनर्जी फ्रॉम एच म्यू, बिकॉज ध्यान से सुनना, हमने वर्क फंक्शन को क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस के अंदर के अट्रैक्शन को ब्रेक करने जितनी एनर्जी को उसकी मिनिमम एनर्जी यानी कि वर्क फंक्शन कहते। चलो इसे एक्सप्लेन करते, इसे नंबर से समझने की कोशिश करते। मान के चलो ये एक इलेक्ट्रॉन है, पूरा अटेंशन यहाँ पे रखना, हर एक चीज एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वाली टर्म क्यों आई माइनस वाली? मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास वर्क फंक्शन है, नंबर से एक्सप्लेन करते जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यहाँ से जो एनर्जी मिल रही है ना इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से एनर्जी मिल रही है वो एच म्यू एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझो, ये इंसिडेंट में मिलने वाली 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसका वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब क्या होगा पता है, जैसे ही 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, अब उस 10 में से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसके सरफेस के साथ, इलेक्ट्रॉन के सरफेस के साथ के अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो जाएगी, तो बाहर निकलेगी, तब उसके पास एनर्जी कितनी होगी? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 3 क्या हो गया, रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने में यूज हो गई, तो उसके पास अब बाहर निकलने के बाद रह जाएगी सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये माइनस 50 क्यों है? जो इंसिडेंट में लाइट मिल रही है ना, उसमें से कितनी यूज हो जा रही है, वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी तो अंदर यूटिलाइज हो जाएगी अट्रैक्टिव फोर्स को ब्रेक करने में, तो बाकी रह जाएगी वही एनर्जी से बाहर निकलेगी, और वो भी मैक्सिमम ही होगी काइनेमेटिक एनर्जी में, क्योंकि उतनी मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती है। तो अब आपको ये इक्वेशन क्लियर हो गई? क्या आपको ये इक्वेशन क्लियर हो गई? के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस 50। अभी भी कहीं पे डाउट हो जाए तो मुझे पूछ लेना, आप फ्रीली पूछ सकते हो, आप कभी क्वेश्चन ही नहीं पूछते हो, आप मुझे समझो, जब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, तो टीचर डल होता जाता है, टीचर का ब्रेन कम होता जाता है, ऐसा भी होता है। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे ना, उतने नए तरीके निकलेंगे हमें एक्सप्लेन करने के। हमें बेसिक पता है, बट बहुत सारी मेथड है किसी एक चीज को एक्सप्लेन करने की, बट आप पूछो तब कुछ दूसरा निकलेगा। आपको कुछ नहीं समझ में आया, कैसे नहीं समझ में आया, तब निकलेगा, तो क्वेश्चन पूछते रहो। चलो, तो के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस 50, ये हो गई आइंस्टाइन की इक्वेशन। आइंस्टाइन की इक्वेशन की बात हो गई, तो ये है हमारा आइंस्टाइन की इक्वेशन की थ्योरम। हेडिंग क्या था? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये हो गया हमारा आइंस्टाइन का इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या आइंस्टाइन की इक्वेशन या फिर आइंस्टाइन का थ्योरम भी, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जितने भी हमें कैरेक्टरिस्टिक मिली है, जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो एमिट होने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, उस वजह से फोटो करंट इंक्रीज होगा, उसी तरीके से अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करो तो काइनेमेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और थर्ड कंडीशन क्या थी
कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होनी चाहिए, स्पीडीली होनी चाहिए, 10⁻⁹ सेकंड के अंदर हो जानी चाहिए। ये सारी चीजें जो हमने प्रैक्टिकली डिराइव करी है, क्या वही सारी चीजें आइंस्टाइन की थियरी यानी कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन भी प्रूफ करके देती है? हमें वो चेक करना होगा। क्लियर हो गया आपको? हमें अभी आगे क्या करना है, हमें अब आइंस्टाइन की थ्योरम से क्या सारी चीजें प्रूफ होती है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो रही थी, अब हमें वो चेक करना है। चलो तो एक एक करके हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। चलो मैं स्पेस है कि नहीं देख लेता हूँ एक बार, है अभी स्पेस तो। चलो ध्यान से देना यहाँ पे। तो हम फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करेंगे पता है? इस इक्वेशन से ही चेक करेंगे। देखो ये इक्वेशन हमें किसी लाइन का इक्वेशन जैसा नहीं दिखता। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसके साथ कंपेयर करो तो देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये हमारा स्लोप, ये c कोई भी पॉइंट। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करूं तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो इक्वेशन है उसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो इक्वेशन है उसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो ग्राफ मुझे लाइन मिलेगा, यानी कि कोई भी इंक्लाइन लाइन कुछ ना कुछ मिलेगा। चलो इस तरीके का ग्राफ है, ये मेरा सी पॉइंट यानी कि -50 वाला पॉइंट, और यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है। तो इस लाइन पे होगा के मैक्सिमम y एक्सिस पे, और इस वाली लाइन पे होगा म्यू। तो यहाँ से हमें इंक्लाइन लाइन मिलेगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग के मैक्सिमम भी चेंज होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो के मैक्सिमम भी इंक्रीज होगा। ये लाइन वाला ग्राफ क्यों हमने ड्रॉ किया? क्योंकि ये इक्वेशन हमारी लाइन की इक्वेशन के साथ मैच करती है। क्लियर हो रहा है आपको? तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि के मैक्सिमम टेंड्स टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि टेंड्स टू फ्रीक्वेंसी नहीं लिखते, इस तरीके का कुछ लिखते हैं। बस मुझे ये एक्सप्लेन करना है कि अगर मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो मेरी के मैक्सिमम इंक्रीज होगी। देखते जाओ, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज होगी के मैक्सिमम भी इंक्रीज होगी, यानी कि अगर इंसिडेंट लाइन में मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाऊं तो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन के पास काइनेमेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ये तो हमारी आगे जो हमने कंडीशन देखी थी वही कंडीशन है, समझ में आ गई ना? स्टॉपिंग पोटेंशियल वाली कंडीशन। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेमेटिक एनर्जी, तो उसे स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करना होगा। तो एक कंडीशन प्रूव हो गई, इक्वेशन को देख के ही प्रूव हो गई। क्लियर रखो, हर एक कंडीशन हम प्रूव करने वाले। क्लियर हो गया आपको? चलो सेकंड कंडीशन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड कंडीशन के लिए ये इक्वेशन में फिर से एक बार यहाँ पे लिखता हूँ। देखो चलो यहाँ पे है ही ना, φ0 को अगर म्यू के फॉर्म में लिखना है तो इफ आई वॉन्ट टू रोड φ0 इन द फॉर्म ऑफ म्यू, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख के रखता हूँ, देखो φ0 इज इक्वल टू hμ0। समझ में आया? देखो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के रूप में मिल रही है म्यू, तो उससे एनर्जी को हम hμ लिख सकते हैं। तो φ0 फंक्शन, वर्क फंक्शन φ0 क्या है? यहाँ पे चाहिए वैसी मिनिमम एनर्जी, तो ये μ0 क्या है? मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो म्यू जितनी एनर्जी है तो उस एनर्जी को hμ कहते हैं, तो μ0 जितनी एनर्जी को हम फाई कहते हैं। वाई? बिकॉज अगर मेरी फ्रीक्वेंसी μ0 से कम होगी, अगर मेरी फ्रीक्वेंसी μ0 से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा। तो μ0 जितनी फ्रीक्वेंसी के लिए जो भी एनर्जी है उसे ही हम वर्क फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? μ0 से कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा। तो μ0 जब तक नहीं हो जाता, इस वाली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू μ0 जितनी जब तक नहीं हो जाती तब तक इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होने वाला। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है, सिर्फ एमिट हो सकता है, तब तक की एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तब तक की फ्रीक्वेंसी में अगर लगे तो उसे μ0 कहते हैं। तो यहाँ पे φ0 इज इक्वल टू hμ0 लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखना, अगर इस इक्वेशन को चलो एक बार लिख ही देता हूं, के मैक्स इज इक्वल टू hμ माइनस, चलो φ0 की जगह पे ये लिखे hμ0। तो इस इक्वेशन से मुझे क्या प्रूव करना है पता है? कि हमने अभी देखा था, मैंने वर्ड में दिखाया था कि यहां से जो इंसिडेंट में लाइट मिल रही है hμ, एनर्जी मिल रही है hμ, कौन सी एनर्जी? रेडिएशन एनर्जी, क्वांटम वाली एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी क्वांटम जो हमें मिल रहा है hμ, वो अगर φ0 से ज्यादा नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं होगा। मैंने आगे वर्ड में बताया। अगर उसे मैं यहाँ पे साइन में लिखूं तो इस तरीके से लिखा जाएगा hμ
इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाई जीरो। ये सिर्फ एक इक्वेशन हमारे लिए लिखा हुआ है, मेनली मुझे ये बताना था कि यहाँ से जो जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तब एच म्यू इज ग्रेटर देन फाई जीरो होगा। यानी कि मैं ये लिखूं तो समझ में आएगा, म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। देखो फाई जीरो की जगह पे लिखो एच म्यू जीरो, एच एच कैंसिल, तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। तो ये कंडीशन तो हम आगे देख चुके हैं कि जब तक मेरी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रॉन इमिशन नहीं होगा। ये हमने आगे देखा हुआ है। तो एक और कंडीशन प्रूव होती है, पर चाहे कितनी भी इंटेंसिटी हो, जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगी, तब तक एमिशन नहीं होगा। तो ये भी एक कंडीशन चेक हो गई। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो चलो हम यहाँ से इक्वेशन से प्रूफ करें मैथमेटिकली। मुझे देखने दो, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है ना, है थोड़ी सी स्पेस। आपको पता है काइनेमेटिक एनर्जी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है काइनेमेटिक एनर्जी के लिए। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो चलो प्रूफ करते हैं। काइनेमेटिक, ध्यान से सुनो, 11th में हमने पढ़ा था कि काइनेमेटिक एनर्जी या तो जीरो हो सकती है या तो पॉजिटिव हो सकती है, बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। कैसे प्रूव करूं? चलो एक इक्वेशन मान के चलो। काइनेमेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है? बेसिक इक्वेशन 1/2 mv²। मास तो कभी जीरो नहीं होगा, कोई भी कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉन भी है, थोड़ा तो मास होगा ही। चलो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी पॉजिटिव, जीरो या फिर नेगेटिव हो सकती है, बट अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी होगी तब भी उसका स्क्वायर है, वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो काइनेमेटिक एनर्जी जीरो होगी। वेलोसिटी जब पॉजिटिव या नेगेटिव होगी तो काइनेमेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही होगी। यानी कि काइनेमेटिक एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि किसी पार्टिकल की काइनेमेटिक एनर्जी नेगेटिव है, तो वो पार्टिकल यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, इस तरीके से कह सकता हूँ। समझ में आ रहा हो? तो काइनेमेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। चलो मान के चलो, इस तरीके से समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ मोशन में, तो मेरी कुछ ना कुछ काइनेमेटिक एनर्जी यूज हो गई। अगर मैं इस तरीके से फिर से आऊंगा तब भी काइनेमेटिक एनर्जी यूज ही होगी, फिर से गेन नहीं होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी जैसा नहीं है कि जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, मैं नीचे गिर गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, फिर से यहाँ पे आऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। काइनेमेटिक एनर्जी में ऐसा नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर काइनेमेटिक एनर्जी यूज हो रही है, तो फिर से यहाँ तक आने में भी काइनेमेटिक एनर्जी यूज ही होगी। अगर इसी तरीके से जाके वापस आऊं तो यहाँ तक गया, काइनेमेटिक एनर्जी यूज हो गई, फिर से इसी तरीके से वापस आऊं तो फिर भी काइनेमेटिक एनर्जी तो यूज ही होगी, यूटिलाइज ही होगी। कभी भी काइनेमेटिक एनर्जी फिर से रीगेन हो सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा हो? तो काइनेमेटिक एनर्जी हर जगह पे यूज होगी या फिर स्टेडी हो तो जीरो होगी, बट काइनेमेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर रखो इस बात को, समझ में आ रहा है? तो काइनेमेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है काइनेमेटिक एनर्जी, तो इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन का मीनिंग क्या होगा? इफ के मैक्सिमम इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो, यानी कि एच म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाई जीरो या फिर एच म्यू इज इक्वल टू फाई जीरो। देखो, अगर मुझे काइनेमेटिक एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो ये वाला पॉजिटिव वाला कंपोनेंट नेगेटिव वाले कंपोनेंट से ग्रेटर देन ही होना चाहिए। अगर ये कम हो गया तो सोचो, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया और ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, तो इसका आंसर आएगा -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो पॉसिबल ही नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। काइनेमेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो इसका मीनिंग ये हो सकता है, अब तो आपको पता चलेगा कि काइनेमेटिक एनर्जी अगर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो जब भी ये इमिशन होगा तब एच म्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन फाई जीरो, यानी कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो। एंड इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो, इसका मीनिंग ये होता है कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगी तब तक इमिशन पॉसिबल नहीं है। ये होगा तभी ये कंडीशन पॉसिबल होगी। क्लियर हो रहा है ना? अब तो यहाँ से पकड़ के चलो, हमें एक और कंडीशन मिली है। मैं इसे रिटर्न में नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है, जब तक हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं होगी तब तक इमिशन नहीं होगा। चलो, तो हमने 2 कंडीशन प्रूव कर दी। फर्स्ट वन इज कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो काइनेमेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और हमें पता है काइनेमेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टॉप करने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ये देखो, ये भी हमने देखा हुआ इक्वेशन, के इंक्रीज होगा तो EV0 इंक्रीज होगा, तभी बैलेंस रहेगा। एंड सेकंड कंडीशन, अगर ये नेगेटिव नहीं है तो फ्रीक्वेंसी मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इमिशन होगा, इंटेंसिटी कितनी भी हो। क्लियर रखो, 2 कंडीशन प्रूव हो गई।
चलो सिर्फ इंटेंसिटी वाली एक कंडीशन देखते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा आइंस्टाइन के थ्योरम के अकॉर्डिंग। चलो वो भी देखते हैं। तो मैं इसे इरेज करने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो तो चलो पूरा इरेज ही करते हैं। जैसे ही आपको इस तरीके का ब्रेक मिलता है ना बीच में, तो रिवीजन करो। बार बार बता रहा हूं, अभी किया हुआ रिवीजन बेस्ट रिवीजन होता है। आपको ऑलवेज रिमेंबर रहता है, आपका दिमाग ऑलवेज क्लियर हो जाता है, और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलो हम थर्ड कंडीशन देखेंगे। रेडिएशन एनर्जी में इंटेंसिटी की इक्वेशन क्या है पता है आपको? क्या आपको ये इक्वेशन पता है? रेडिएशन एनर्जी में इंटेंसिटी की हमने 8th चैप्टर में देखी थी इक्वेशन। पर एरिया पर टाइम में इंसिडेंट होने वाली एनर्जी या फिर रेडिएशन एनर्जी क्वांटम के नंबर को उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। रेडिएशन एनर्जी क्वांटम पर एरिया पर सॉरी मैं बोलने में शायद थोड़ी मिस्टेक हो रही। रेडिएशन एनर्जी क्वांटम पर एरिया पर यूनिट एरिया में पर टाइम के अंदर ये जो एनर्जी उसे ही उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। बट अब इस एनर्जी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अभी जो हमारा एनर्जी का क्वांटम है उसका फॉर्म ये है एच म्यू। तो अभी मैं ये लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू एच म्यू अपन ए इंटू टी। समझ में आ रहा है ना? पर यूनिट एरिया में पर टाइम के अंदर इंसिडेंट होने वाली रेडिएशन एनर्जी क्वांटम के नंबर को इंटेंसिटी कहते हैं। नाउ ध्यान से देखना, अगर मैं ये इंक्रीज करूंगा, अगर मैं क्वांटम नंबर इंक्रीज करते जाऊंगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी वही है। अगर मैं क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा हूं और भी ज्यादा क्वांटम प्रोड्यूस कर रहा हूं तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो पूरा केस ही चेंज हो जाएगा। समझो, फ्रीक्वेंसी वही की वही है। अगर मैं इस एच म्यू की नंबर को इंक्रीज करते जाऊंगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी पर एरिया के अंदर, पर टाइम के अंदर। और वैसा वर्सा, अगर मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करूं तो क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा। क्लियर हो रहा है? तो हमारा जो केस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम आई इंक्रीज कर दे, यानी कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं इंसिडेंट लाइट में म्यू जितनी फ्रीक्वेंसी के लिए ही, अटेंशन रखो यहाँ पे फिर से कुछ नया है। अगर म्यू जितनी फ्रीक्वेंसी के लिए ही अगर हम इंसिडेंट की लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, आई को मैं इंक्रीज करूंगा, तब अगर आई को मैं इंक्रीज करूंगा तब पर यूनिट एरिया के अंदर पर टाइम में मेरे एनर्जी क्वांटम के नंबर में इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। एंड इफ पर यूनिट एरिया के अंदर इंसिडेंट होने वाले क्वांटम नंबर में इंक्रीज होगा तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुना मेरा वर्ड, इस प्लेट के अंदर उसी एरिया के अंदर और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम एच म्यू जितनी एनर्जी मिल सकती है। अब अगर क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा है तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगी। तो अगर और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एच म्यू जितनी एनर्जी गेन करेंगे, एच म्यू जितनी एनर्जी गेन करेंगे, और अगर वो एनर्जी मेरे वर्क फंक्शन 50 से ज्यादा है तो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। क्लियर हो रहा है? और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा तो और भी ज्यादा करंट फ्लो होगा, और भी ज्यादा करंट फ्लो होगा। और वही थियरम तो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रैक्टिकली जो हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी उसमें देखा था कि माई करंट या फिर फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे मेरे फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। देखा था हमने इस तरीके का ग्राफ, इस तरफ था ये फोटो करंट, इस तरफ था इंटेंसिटी। जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है मेरे फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। यही हमने प्रूफ किया था। देखो सिंपल, इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो हमें पता है इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो एमिशन होने वाले इलेक्ट्रॉन के नंबर में इंक्रीज आएगा, वो नंबर में इंक्रीज आएगा तो करंट फ्लो ज्यादा होगा। बट उससे हम जानते हैं, उस चीज को हमने आगे प्रूफ करके रखा है। तो फिर से यहाँ पे किस तरीके से देखना, वो ओल्ड मेथड से नहीं देखना, यहाँ पे देखना हमें आइंस्टाइन के रूल के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरम के अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने ये इक्वेशन लिखी कि इफ आई इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन देन माई रेडिएशन एनर्जी क्वांटम नंबर आर इंक्रीजेस। अगर वो इंक्रीज हो रहा है वही एरिया के अंदर तो उस एरिया के अंदर के अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एच में जितनी एनर्जी मिलेगी, और वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन 50 से ज्यादा है ही तो अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। एंड इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीजेस देन माय फोटो करंट इंक्रीजेस।
तो यहाँ से डायरेक्टली प्रूव हो गया कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो जो हमने पुराने मेथड से प्रूव किया था वो आइंस्टाइन के थ्योरम से भी प्रूव हो सकता है। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे एक और कंडीशन याद रखना, फोर्थ कंडीशन, वो इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए। ये जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए। हमने वो भी देखा था कि ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस होनी चाहिए। उसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक वर्ड लिखूंगा कि हमारी मेन प्राइमरी प्रोसेस, ध्यान से सुनना मेरा वर्ड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी मेन प्राइमरी प्रोसेस जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब दी रेडिएशन एनर्जी क्वांटम। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या वर्ड लिखा है, हमारी मेन या फिर प्राइमरी प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। मेन प्रोसेस वही है। ध्यान से सुनना, मैं कुछ डिफरेंट तरीके से इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे समझा रहा हूं कि हमारी मेन या फिर प्राइमरी प्रोसेस जो है वो है इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन एनर्जी को ऑब्जर्व करना, सॉरी ऑब्जर्व करना नहीं, एब्जॉर्ब करना। यानी कि अगर यहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है, उस लाइट के अंदर की एनर्जी hν जितनी है, और वो hν एनर्जी अगर वर्क फंक्शन φ0 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा ही होगा, और वो एमिशन बहुत ही स्पीड से होगा, यहाँ से यहाँ तक बहुत स्पीड से होगा। यानी कि यहाँ पे भी तुरंत हो रही है तो 10⁻⁹ सेकेंड के आसपास में ही हो जाएगा अगर मैं आइंस्टाइन की थ्योरम पकड़ के चलूं तब भी। तो मैंने ये क्यों लिखा यहाँ पे पता है, क्योंकि इस वाले कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने के बाद सबको ये लगता है अगर इंसिडेंट लाइट में इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, ध्यान से सुनना, ये पॉजिटिव टाइप है, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्वांटम नंबर में इंक्रीज आएगा। एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, वो hν जितनी रहेगी, वो तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे चेंज होगी, क्वांटम नंबर में इंक्रीज आएगा। तो एमिशन होने वाले इलेक्ट्रॉन की काउंट में इंक्रीज होगा तो ज्यादा करंट मिलेगा। तो सबको ये लगता है अगर ज्यादा करंट मिलेगा ना तो तुरंत प्रोसेस होगी, और वैसा वर्सा नेगेटिव। इंटेंसिटी डिक्रीज होगी तो क्वांटम नंबर में डिक्रीज आएगा, तो क्वांटम नंबर में डिक्रीज आएगा तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एंड कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो कम हमें फोटो करंट मिलेगा। तो जैसे ही ऐसा वर्ड आता है कि डिक्रीजेस का फोटो करंट, तो सबको लगता है कि प्रोसेस स्लो होगी। बट प्रोसेस की स्पीड के साथ उस इंटेंसिटी को कोई भी लेना देना नहीं है, बिकॉज हमारी प्राइमरी प्रोसेस जो है वो ये कहती है कि हमारी प्राइमरी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन से रेडिएशन एनर्जी क्वांटम को एब्जॉर्ब करना, यानी कि hν जितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। फिर चाहे इंटेंसिटी इंक्रीज हुई हो या फिर डिक्रीज हुई हो, इंटेंसिटी से सिर्फ फोटो करंट की मैग्नीट्यूड में इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, उससे प्रोसेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी और वो एनर्जी अगर माय वर्क फंक्शन से ज्यादा हुई, अगर hν ग्रेटर देन φ0 हुई, तो फिर वो इंटेंसिटी कम हो या ज्यादा हो प्रोसेस स्पीड में ही होगी। अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा करंट मिलेगा वही स्पीड से, अगर इंटेंसिटी कम होगी तो कम करंट मिलेगा वही स्पीड से। तो याद रखो हमारी जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस ही होगी अभी भी, क्योंकि मेन प्राइमरी प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन का रेडिएशन एनर्जी क्वांटम को एब्जॉर्ब करना। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया? चलो ये लास्ट पॉइंट में मैं थोड़ा सीरियस हो गया था, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ और एकदम बेसिक पढ़ने की कोशिश करो। चलो तो यहाँ पे हमारा ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वाला थियरम खत्म हो रहा है। स्क्रीनशॉट निकालो पहले। चलो तो हमने क्या देखा, पहले आइंस्टाइन की इक्वेशन, फिर आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या हमने जो आगे कैरेक्टरिस्टिक प्रैक्टिकल करके प्रूफ करी थी वो सारी प्रूफ करके देता है, तो हाँ देता है, वो भी हमने देख लिया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखनी इसी के अंदर, क्या आपने आर ए मिलिकन का नेम सुना? हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में आर ए मिलिकन की बात करी थी। किसी को पता है आर ए मिलिकन के बारे में? ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है कुछ? उसने इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू फाइंड करी थी। मैंने ये बताया था कि आर ए मिलिकन ने 1913 में इलेक्ट्रॉन चार्ज की वैल्यू 1.59 × 10⁻⁻19
कूलम, वो उस साल में 1913। अभी राइट वैल्यू क्या है 1.602 इंटू 10⁻⁹ कूलम स्पेक्ट्रोमीटर से मिलने वाली। तब उसने ये प्रूफ किया था और वो एग्जैक्टली इसके पास में ही, समझो। तो यही आर्य मिलिकन ने इंटरेस्टिंगली कुछ किया। वो क्या था पता है, हमने आगे कैरेक्टरिस्टिक से काइनेमेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या डिराइव करी थी, याद है? K मैक्सिमम इज इक्वल टू EV0। और अभी आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दी, K मैक्सिमम इज इक्वल टू h म्यू माइनस फाई जीरो। ये दो इक्वेशन है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या इक्वेशन डिराइव होगी, EV0 इज इक्वल टू h म्यू माइनस फाई जीरो, या फिर V0 इज इक्वल टू h अपन E इंटू म्यू माइनस फाई जीरो अपन E। तो ध्यान से देखना इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन है क्या बताए, आगे के कोई और साइंटिस्ट और आइंस्टाइन इन दोनों की इक्वेशन का कॉम्बिनेशन, उससे मिलने वाली ये इक्वेशन है। देखो ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या ये इक्वेशन भी y इज इक्वल टू mx प्लस सी जैसी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें स्लोप है h अपन ई, म्यू y एक्सिस पे स्टॉपिंग पोटेंशियल y एक्सिस पे, म्यू x एक्सिस पे। फिर से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो आप, इस वाली कंडीशन पे म्यू, इस वाली साइड पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट है -50 अपन ई, और ये ग्राफ का स्लोप क्या होना चाहिए h अपन ई। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान से देखना, आर्य मिलिकन को लगता था कि आइंस्टाइन ने ये जो थ्योरम दिया ना कि वो एब्जॉर्प्शन h म्यू जितना क्वांटम को एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन, और फिर एमिशन होगा तो उसकी एनर्जी काइनेमेटिक एनर्जी मैक्सिमम ही होगी। तो आर्य मिलिकन को लगता है ये सारी चीजें रॉन्ग है। आगे जो प्रूव हुआ है ना ये इक्वेशन वही राइट है, ये आइंस्टाइन वाला थ्योरम रॉन्ग है। तो उसने क्या क्या पता है, आर्य मिलिकन ने, आइंस्टाइन ने ये थ्योरम 1905 में दिया था, 1905 में, वहां से लेके 1916 तक 10 या 11 साल तक आर्य मिलिकन ने इतने सालों तक, इतने इयर्स तक कंटिन्यूसली आइंस्टाइन को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, इस इक्वेशन के लिए हर एक मेटल के ऊपर आइंस्टाइन के थ्योरम के अकॉर्डिंग रीडिंग लिए। ध्यान से सुनना, क्या क्या पता है, उसने एक्सपेरिमेंट करे हर एक डिफरेंट मेटल के लिए, सोडियम मेटल, अल्कली मेटल, हर एक मेटल के लिए। बट वो क्या करता था पता है, वो इक्वेशन को आइंस्टाइन के थ्योरम के अकॉर्डिंग समझता था, और उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन डिराइव हुआ है उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो मैप ड्रॉ करता था हर एक मेटल के लिए। जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट करे हर एक मेटल के लिए उसने इस तरीके की मैप ड्रॉ करने की कोशिश करी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब उसकी ई की वैल्यू तो उसे पता ही थी, उसने खुद फाइंड करके रखी, जी की वैल्यू तो तब की वैल्यू ये है, तो उसने खुद फाइंड करके रखी थी। तो क्या हुआ, सरप्राइजिंगली आर्य मिलिकन आइंस्टाइन को रॉन्ग प्रूफ करना चाहता था, बट क्या हुआ, उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, ध्यान से सुनाए कुछ इंटरेस्टिंग है, जितने भी एक्सपेरिमेंट करे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अगर उसने जो मैप ड्रॉ करा उसके अंदर उसे h की वैल्यू जो फाइंड हुई, देखो उसे e की वैल्यू तो मालूम है, स्लोप से e की वैल्यू h बाई e की वैल्यू मिलती है, उस h बाई e की वैल्यू को वो e से डिवाइड कर देगा तो उसे h की वैल्यू मिलेगी। तो हर एक एक्सपेरिमेंट में जो उसे h की वैल्यू मिली वो अभी की जो हमारी राइट वैल्यू है ना 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, उसके एकदम नियरली पास की वैल्यू थी। तो आर्य मिलिकन आइंस्टाइन को रॉन्ग प्रूफ करना चाहता था, बट आइंस्टाइन के इक्वेशन के अंदर से उसने जो मैप डिराइव करा, रीडिंग कहां से लिए थे, उसने खुद प्रैक्टिकल करे थे, हर एक प्रैक्टिकल में उसे जो रीडिंग मिल रहे थे उसने आइंस्टाइन के इक्वेशन को मिला के जो इक्वेशन मिला था उससे मैप ड्रॉ करा, हर बार h बाई की वैल्यू फाइंड करी, वो h बाई की वैल्यू से h फाइंड किया तो वो उसे नियरली इक्वल टू करेक्ट वैल्यू के पास में मिला, नियरली में मिला। तो आर्य मिलिकन आइंस्टाइन को रॉन्ग प्रूव करना चाहता था, बट सरप्राइजिंगली वो आइंस्टाइन के ये जो थियोरेटिकल इक्वेशन है उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे बैठा, यानी कि रॉन्ग प्रूव करना चाहता था बट आइंस्टाइन ने करेक्ट इक्वेशन दिया था, उस वजह से हर एक चीज राइट हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया, ये रियलिटी भी है कि अगर कोई चीज राइट है तो उसे आप कितनी भी तोड़ मोड़ के रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करो वो राइट ही निकलेगी, उसी तरीके का। तो आइंस्टाइन ने सिर्फ ये थियोरेटिकली ही इक्वेशन दिया था, उसका प्रैक्टिकल आर्य मिलिकन ने करके रखा, ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। बट वो रॉन्ग प्रूव करने के लिए किया था, बट वो राइट हो गया था। क्लियर हो गया? तो इसके साथ अभी मुझे फोटोन के बारे में डिस्कस करना था पर वीडियो लंबी हो रही है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और याद रखना आइंस्टाइन वाली थियरी एग्जाम में आ गई तो ये सारी चीजें, यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए,
मैंने हर एक चीज के हर एक वर्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। यहाँ पे कोई भी इक्वेशन का कोई भी ऐसा कंपोनेंट भी नहीं होगा जिसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर रोज नोट भेजा करो, अगर पूरा वीडियो देख रहे हो तो दूसरे की नोट कॉपी मत करो, उससे कुछ नहीं मिलेगा, आपको ही फाइनल रिजल्ट में पता चलेगा। मैं इतना डाटा नहीं हूँ इसीलिए। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।